हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इलस्ट्रेशंस के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में बात किए थे। और उस समय हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे थे। बट उसके ऊपर कुछ और भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को आप बार बार देखें तो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो उसी इलस्ट्रेशन जो लास्ट इलस्ट्रेशन देखे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्या बोलता है? अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट। ये जो बीइंग चार्ज्ड बाय बोला तो इस पर फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर बीइंग चार्ज मतलब उसको चार्ज किया जा रहा है एक 120 वोल्ट डीसी सोर्स से, और सीरीज में 15.5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया गया। तो बोलता है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा सिचुएशन को, एक बार डायग्रामेटिकली एनालिसिस करते हैं। तो डायग्रामेटिकली देखोगे तो क्या दिख रहा है? हमारे पास एक 8 वोल्ट का सेल है और उस 8 वोल्ट के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। यह 8 वोल्ट का सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम आपको दिया हुआ है। इसे कनेक्ट किया गया है चार्ज करने के लिए एक और सेल से कनेक्ट किया गया है, और उस सेल के साथ ये बताया जा रहा है एक डीसी सोर्स है। सेल तो नहीं बोला है, डीसी सोर्स है। और उस डीसी सोर्स साथ में एक और रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है जो हमारा बताता है 15.5 ओम का है। ये 120 वोल्ट का है और चार्ज किया जा रहा है। तो चार्ज किया जा रहा मतलब आप इसको करंट दे रहे हो। ओके, ये बात आपको बता दिया गया है। ठीक, यहां से ये बात क्लियर हो गया। अब आपको बोलता है इस सिचुएशन में इस सेल के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, पहला चीज। और अगर टर्मिनल वोल्टेज निकल गया तो उसके बाद बोलता है कि इसको क्यों जोड़ा गया है। तो चलिए टर्मिनल वोल्टेज हम लोग निकालते हैं और देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां से अपन एक काम करते हैं कि पहले तो टर्मिनल वोल्टेज चार्जिंग के दौरान जब आप चार्ज करते हैं तो आपको पता होगा टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू E प्लस आई आर लिखते हैं। तो देखिए आपके पास E है, आपके पास R है, आपको निकालना है I का वैल्यू। तो चलिए I निकालते हैं। तो I निकालना मतलब इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। तो करंट I विल बी इक्वल टू नेट EMF। अब इस सर्किट का नेट EMF क्या होगा? देखिए 120 वोल्ट और इसके ऑपोजिट में 8 वोल्ट, तो मतलब नेट EMF लिखेंगे 120 माइनस 8 बाई नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिएगा यहां से ये रहा 0.5 और ये 15.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 15.5 प्लस 0.5। तो फाइनली हमारे पास यहां से देखोगे आ जाएगा ये I इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 120 माइनस 8 दैट इज 112 बाई 16। तो जिसके कारण हमारे पास जो करंट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 7 एम्पियर। तो ये तो आपको मिल गया करंट का वैल्यू। अब इस सिचुएशन में आपको निकालना V का वैल्यू। तो ठीक है, V का वैल्यू निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू E मतलब हो जाएगा 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज निकालने बोला है, प्लस I का वैल्यू हमारे पास 7 और R का वैल्यू दिया है 0.5। तो 7 इंटू 0.5 3.5 आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11.5 वोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज जो हमको चाहिए था, जिसके बारे में हमको जानकारी चाहिए थी, जो पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने इस सर्किट में ये 15.5 ओम का रेजिस्टेंस क्यों लगाया है। तो पहले एक बात देखिए, यहाँ पर ये जो 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, आप देख रहे हो पूरे सर्किट में 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, मतलब ये 20 वोल्ट का बैटरी इस बैटरी को
7 एम्पियर का करंट दे रहा है जिससे वो चार्ज हो रहा है। तो मतलब इस सर्किट को, इस सेल को चार्ज करने के लिए आपको कंटिन्यूअस 7 एम्पियर का करंट चाहिए रहेगा। ठीक, अच्छी बात है। मतलब चार्जिंग करंट जो है, हमारा जो चार्जिंग करंट है, वो चार्जिंग करंट का वैल्यू कितना है? चार्जिंग करंट जो है वो हमारे पास 7 एम्पियर है। ओके, ये तो हो गया, हमको चार्जिंग करंट का वैल्यू मिल गया। अब आपके पास ये आता है कि हमको जो क्वेश्चन में पूछा कि ये 15.5 ओम का रेजिस्टेंस को क्यों लगाया गया। ठीक है, नहीं लगाते, बिना लगाए हम लोग काम करते हैं, तो देखते क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं आप 15.5 एम्पियर का रेजिस्टेंस नहीं लगाते, तो उस समय हमारा सर्किट का करंट का क्या होता? दैट मीन्स इफ 15.5 ओम इज एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट होता तब क्या होता? तब हमारा ये करंट वाला फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आता। अब करंट वाला फॉर्मूला में क्या चेंज आता देखिएगा ना, यहां पर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं आपको। करंट वाला फॉर्मूला में चेंज ये आता कि करंट I इज इक्वल टू, आप लिखते 122, या फिर लिख लेते आप लोग 120 माइनस 8 बाई नेट रेजिस्टेंस के नाम पर हमारे पास सिर्फ 0.5 ओम रेजिस्टेंस होता, जो इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस या इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता। और जब आप इसको सॉल्व करते तो आता 224 एम्पियर। तो देखिए कितना हैवी करंट फ्लो होता, और इस हैवी करंट के कारण ये बैटरी हमारा क्या हो जाता? खराब हो जाता। इसलिए हम लोग ये सीरीज में 15.5 ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। तो इसीलिए हमको ये ज़रूरी था कि हम लोग को इस रेजिस्टेंस को जोड़ना है, अदरवाइज इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट उस सेल में से फ्लो हो जाता। अब करंट ज़्यादा फ्लो होने से क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे, जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, 4 आइडेंटिकल सेल EMF 2 volt are joined in parallel, providing supply current to external circuit consisting of 15 ohm resistor joined in parallel. The terminal voltage of the cell as read by an ideal voltmeter is 1.6 volt. Calculate the internal resistance of each cell. तो सबसे पहले सर्किट बनाइए। बिना सर्किट के आप समझने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा हो क्या रहा है। तो 4 आइडेंटिकल सेल जो पैरेलल में ज्वाइन किए हुए हैं। ओके, अच्छी बात है। तो मतलब 4 सेल ऐसे लगे हुए हैं, देखिएगा डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, या डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। 4 सेल है, ये 4 सेल, एक सेल ऐसा रहा, उसके बाद दूसरा सेल भी ऐसा रहा, ओके, और तीसरा सेल ऐसा रहा इस तरह से, और ये चौथा सेल भी ऐसा रहा। ये सारे के सारे सेल आइडेंटिकल सेल है, और इनका हर एक का वैल्यू 2 वोल्ट दिया हुआ है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया है, निकालना है आपको ईच रेजिस्टेंस। तो हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस को आप R मान लीजिए, इस तरह से R मान लीजिए। अब आपको हर एक का वैल्यू कितना दिया? 2 वोल्ट दे दिया है आपको। इसको बोलता है हम लोग का 15 ओम के 2 पैरेलल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है ऐसा, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके 15 और 15 पैरेलल में 7.5 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखेंगे, दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7.5 ओम। ओके, ये आपको यहां से दिख रहा है। अब आपको बोला गया है कि इस सिचुएशन में बोलता है कि वोल्ट मीटर जो है, अगर इसके यहां पर आप वोल्ट मीटर लगाते हो तो वो बता रहा 1.6 वोल्ट बता रहा। मतलब आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, आपको टर्मिनल वोल्टेज दे दिया है, टर्मिनल वोल्टेज दे दिया है 1.6 वोल्ट, और आपको दिख रहा है ये आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आपको पता था कि पैरेलल में जो आइडेंटिकल सेल होते हैं उनका जो नेट ईएमएफ आता वो इंडिविजुअल वैल्यू के इक्वली आता, मतलब ये 2 वोल्ट हो गया। लेकिन पैरेलल में जब रेजिस्टर्स लगे हुए 4 है, तो इस केस में जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं इसको R डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो R डैश विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली क्या आएगा, R/N। तो R/N की जगह आप लिख देंगे 4,
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या दे रहा है आपको, देखेंगे ये हम लोगों ने निकाला 7.5 ओम, ये भी आपको दे दिया है। आपको क्या निकालने बोला है, आपको इस आर का वैल्यू निकालने बोला है। तो बहुत बड़ा कोई दिक्कत है नहीं आपके पास, आपको सारी चीज़ें पता है आपको क्या हो रहा है यहाँ से। तो अब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, क्या प्रॉब्लम यूज़ करेंगे, आपको पता है I इज इक्वल टू, अच्छा इसमें और एक चीज़ देखेंगे, रीड आपको सब बता दिया। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब करंट निकालना होगा तो करंट निकालते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको देखिए यहां पर करंट निकालने जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आप करंट निकाल सकते हैं इसमें से। करंट निकालने के लिए ऐसा करेंगे, देखिए टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस सेल के अक्रॉस का वोल्टेज जो आपको दिख रहा है कितना है बताइए, 1.6 वोल्ट। और वो किसको लगाया जा रहा है, इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगाया जा रहा है। तो करंट आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज V बाई आर का वैल्यू कितना दिया है अपने पास 7.5 ओम, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज आई का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास, आप निकाल सकते हो कितना आएगा, नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा क्योंकि अपन आगे इसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ये कट जाएगा अपने पास, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आपको निकालना है यहाँ से, ये बोला गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास पता होगा टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लिखते हैं। तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिखेंगे, आर डैश, और जहाँ पे आर डैश का वैल्यू क्या है बताइए, आर बाई 4। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा अगर आप इसको लिखते हो आई आर इज इक्वल टू ई, आई आर डैश इज इक्वल टू ई माइनस वी, या आर डैश इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आई। अब आप यहाँ पर आर डैश का वैल्यू रख दीजिए आर बाई 4, ई का वैल्यू रख दीजिए, ई का वैल्यू कितना है अपने पास 2, वी का वैल्यू कितना है 1.6, और आई का वैल्यू अभी आपने निकाला था 1.6 बाई 7.5, तो ये आ जाएगा दैट मीन्स 7.5 बाई 1.6। जैसे ही आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा, वो आर का वैल्यू आ जाएगा 7.5 ओम। तो ये था हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान देके इसको बनाएंगे तो आपसे ज़रूर बन जाएगा। इससे सारे न्यूमेरिकल्स को आप 2-2, 3-3 बार बना बना के देखिए आप लोग। ठीक है, तो गौर से देखिएगा क्या बता रहा है। अ फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस करंट I ऑफ ए गिवन सेल फ्रॉम ग्राफ A। क्या निकाला, EMF ऑफ द सेल निकालना है। दूसरा क्या बोलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या दिया है। हम लोग का V वर्सेस I के बीच का ग्राफ बता रहा, V मतलब टर्मिनल वोल्टेज और I मतलब उसमें से फ्लो होने वाला करंट, एक ग्राफ दिया है। तो चलिए देखते हैं। देखो एक बात बताइए, जब मैं इस जगह पर हूं तो इस जगह पर देखिएगा करंट का वैल्यू क्या है बताइए, 0। तो आपको पता है करंट का वैल्यू जब 0 होता है, व्हेन करंट इज 0, तो उस केस में EMF E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, क्योंकि आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और जब करंट फ्लो नहीं होता तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ये वो जगह है जब करंट का वैल्यू 0 है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो जब I इज इक्वल टू 0 है तब E इज इक्वल टू V है, और V इज इक्वल टू कितना दिया, 6 वोल्ट। तो आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा E इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो देखिएगा पहला हमारे पास रिलेशन आ गया, बहुत इजी वाला। ठीक, ओके, अब दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा क्या बोलता है यहां पर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालते हैं तो उसके लिए देखते हैं कि चलो यहां पर एक और पॉइंट दिया है, इसका यूज करेंगे। यहां पर आप देखोगे कि जब टर्मिनल वोल्टेज 4 वोल्ट है उस समय करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो चलिए, तो मतलब सेकेंड केस इस वाले ग्राफ से देखते हैं। V इज इक्वल टू क्या दे दिया, 4 वोल्ट है। E का वैल्यू आपको पता है, E कितना है, 6, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। करंट I का वैल्यू आपको अभी दिया हुआ है इस ग्राफ से कि जिस समय 4 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज था उस समय करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, तो ये भी मिल गया। अब आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, V
इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, देखिए एक ही फॉर्मूला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा देखोगे आप लोग R इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ से, E माइनस वी बाई आई। ओके, अब E माइनस वी बाई आई रख दीजिए इन वैल्यूज़ को, तो इन वैल्यूज़ को रखने पर आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे R इज इक्वल टू E का वैल्यू है 6, V का वैल्यू है 4 और I का वैल्यू है 1, दैट इज R इज इक्वल टू 2 ओम। तो हमारा जो इस सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था वो निकला 2 ओम। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे, मैं अगर कहीं पर यूनिट लिखना छोड़ दे रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि यूनिट नहीं लिखना, मेरे छोड़ने से नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपके छोड़ने से नंबर ज़रूर कट सकता है, इसलिए यूनिट लिखते समय थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे आप लोग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा, ये बताता है अ 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज connected in parallel across a battery of EMF 200 volt and internal resistance 38 as shown in the figure. Find the value of current showing in the flowing in the circuit. तो देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है, एकदम डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। देखिए दोनों सेल ये तो सीरीज में है, लेकिन सीरीज में देखोगे एक चीज़ दिख रहा है, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव आमने सामने है। तो आमने सामने होने के कारण मतलब ये दोनों सेल कैसे लगे हैं, उल्टे लगे हुए हैं। और उल्टा लगा मतलब अगर इसका मैं मॉडिफाइड डायग्राम बनाऊं तो शायद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिएगा, ये हमारे पास 200 वोल्ट, उसके बाद देखिएगा 10 वोल्ट, और उसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक 38 ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया। ये रहा 38 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 200 वोल्ट, और ये हमारे पास 10 वोल्ट है। थोड़ा सा सर्किट को मॉडिफाई कर दिया हम लोगों ने। अब आप एक चीज़ देखेंगे, दोनों सेल का देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने है, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि इससे समझ में आ रहा है कि दोनों सेल उल्टे लगे हुए हैं, तो नेट ईएमएफ आपको निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने बोला इस सर्किट से, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि नेट ईएमएफ जो आएगा इस केस में, नेट ईएमएफ वो हो जाएगा 200 माइनस 10, मतलब सीधा सीधा आपको दिखता है 190 वोल्ट। अब आपको इस सर्किट में से जाने वाला करंट निकालने बोला है, तो आपको पता है करंट I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। इस सर्किट में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो लगा ही नहीं, सिर्फ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ 38 ओम का, तो आप उसे लगा दीजिए। तो I विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 190, दैट इज नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस 38। ठीक, तो सीधा सीधा ये वैल्यू आपको दिखता है 5 एम्पियर। तो जो नेट करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से वो कितना हो रहा है, 5 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी ये देखते हैं। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल निकालना है, उनका इफेक्टिव वैल्यू। तो कई लोगों ने निकाला है अच्छे से और कई लोगों ने नहीं निकाला है। तो चलिए, जिन्होंने निकाला उनके लिए बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स उन्होंने अपना 100% एफर्ट लगाया है। बट जिन्होंने नहीं लगाया उनके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इस डिस्कस करने के बाद एक इलस्ट्रेशन भी इसके ऊपर बेस करके हम लोग देख लेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करें हम लोग। दिस इज व्हाट, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, दिस इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुपिंग जिसको बोलेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने मान लेते हैं n आइडेंटिकल सेल को एक रो में रखा है, और ऐसे ही हम लोगों ने m रोज लिए हैं। तो इसीलिए एक रो में अगर मैं आपसे पूछता हूं नेट ईएमएफ क्या होगा, तो आप लिखेंगे NE0, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा हम लोग के पास, इसको लिखेंगे NR0। मतलब ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसका जो मॉडिफाइड डायग्राम बनेगा, वो मॉडिफाइड डायग्राम शायद ऐसा कुछ बनेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर आपके पास एक सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ में ऐसे m रोज हैं। तो m रोज को मैं नहीं दिखा रहा हूं, उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो ये ऐसा रहेगा। तो ये एक सेल, ये n सेल को मिलके इतने सारे सेल बने हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा NE0, और इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा NR0।
उसी प्रकार से सभी के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे लेंगे एन ई नॉट, उसका लिखेंगे एन आर नॉट, और ऐसे बीच में एम रोज है, ऐसे एम रोज है, अच्छी बात है। और इसे हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करके रखा। मतलब ये पिछला डायग्राम का मॉडिफाइड डायग्राम है, देखिएगा। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग। अब देखिएगा ऐसे कितने रोज हैं, ये हम लोग का ऐसे एम रोज है, तो एम रोज है तो मतलब ये सारा का सारा सेल देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। तो अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे तब ये पूरा मिलके एक सेल की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये पूरा मिलकर एक सेल की तरह बिहेव करेगा, और ये पूरे मिलके एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे, जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है, जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। तो अब सवाल उठता है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है पैरेलल में आइडेंटिकल सेल का ईएमएफ में कोई कन्वर्जन नहीं होता, ईएमएफ एज इट इज रहता। तो एन ई नॉट ही लिखेंगे, और एन आर नॉट एन आर नॉट एन आर नॉट करते ऐसे एम रोज पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने के कारण आपको पता है कि अगर आर नॉट और आर नॉट पैरेलल में हो तो आर नॉट बाई 2 हो जाता है, और आर नॉट आर नॉट आर नॉट ऐसे 3 पैरेलल में हो तो आर नॉट बाई 3 हो जाता है। तो यहाँ पे एन आर नॉट एन आर नॉट एन आर नॉट ऐसे करके कितने बार है, एम टाइम्स है, और ऐसा पैरेलल में है, तो इनका जो इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा एन आर नॉट बाई एम। तो फाइनल कंक्लूजन हमको क्या क्या मिला, देखिएगा हमारे पास मिला ई नेट, मतलब इफेक्टिव या नेट ईएमएफ का जो वैल्यू निकला वो रहा एन ई नॉट। ओके, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर जिसको ले रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास एन आर नॉट बाई एम। और आपको पता है ये जो है ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब आपको पता लगाना है इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, एन ई नॉट नेट ईएमएफ हो गया, बाई नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस में ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, एन बाई एम आर नॉट प्लस आर, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू एन ई नॉट अपॉन आप लिखेंगे यहां से एम आर प्लस एन आर नॉट। अब हमारा ये जो करंट है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम क्या कब होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ध्यान रखना इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है, ये वाले टर्म को याद रखेंगे, ये आपके काम आने वाला है, इसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा। तो आप देखोगे करंट का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। अब डिनोमिनेटर मिनिमम कैसे प्रूव करें, तो इसको प्रूव करने का हमारे पास दो तरीका है। या तो आप यहां पर कैलकुलस मेथड यूज कर लो, डिफरेंशिएशन में आप मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हो उससे कर लो, और जो बच्चे मैथ्स को लेके कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको उसका दूसरा मेथड बता दे रहा हूं, और वो दूसरा मेथड भी पूरी तरह से इफेक्टिव मेथड है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का कि आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो आई का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब एम आर प्लस एन आर नॉट का वैल्यू मिनिमम होगा। तो मैं इसको कुछ और तरीके से लिखता हूं। तो आई का वैल्यू, अब हम लोग देखना चाहेगा आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो आई विल बी मैक्सिमम when एम आर प्लस एन आर नॉट इज मिनिमम। अब ये मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा कैसे निकाला जाए, तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग मैथ्स लगाएंगे। तो थोड़ा सा आप मैथ्स को कैसे लगाएंगे उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। तो एम आर प्लस एन आर नॉट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एम आर रूट ओवर का स्क्वायर प्लस एन आर नॉट रूट ओवर का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर फिर से वही हो जाता है। अब थोड़ा सा एक और काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट ओवर एम आर का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर
एन आर नॉट का स्क्वायर, मैं यहां पर -2√m n r नॉट लिखता हूं, आर नॉट लिखता हूं, और +2√m r नॉट लिखता हूं। कोई दिक्कत नहीं दिखेगा इसमें, जितना मैंने प्लस किया उतना माइनस किया। अब आप यहाँ को बोलने को बोल सकते हो सर ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते क्या होता है यहाँ से। तो देखिएगा, आप देखिएगा ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, mr√over +√n r0 का होल स्क्वायर प्लस 2 times of √m(n)r0। ठीक है। अब जैसे ही आपने कर लिया यहां से, तो देखिएगा ये वाला वो डिनोमिनेटर है जिसको हम लोग मान रहे थे। अब एक बात बताइए, सॉरी ये बीच में माइनस होगा ना, ये माइनस में आएगा ना, ध्यान रखिए, दिस इज माइनस, प्लस नहीं ना, a² + b² - 2ab है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, अगर आप इसको गौर से देखते हो तो अब बताइए, ये जो डिनोमिनेटर हम लोगों ने लिया था, ये जो चीज है इसको हम लोग ये लिख रहे हैं, और ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला वैल्यू 0 होना मतलब ये पूरा वैल्यू का क्या हो जाना, मिनिमम हो जाना। अब ये वैल्यू आप बोल सकते हो सर ये वैल्यू नेगेटिव हुआ तो, क्यों, नेगेटिव होने से भी तो हम लोग का मिनिमम होता है, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव लेते हो तो इसका स्क्वायर करोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखोगे, फॉर मिनिमम वैल्यू हम लोग को इसको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ mr + nr0। ठीक है। क्या होना चाहिए, √mr। ठीक है, √mr must be -√nr0 should be equal to 0, और सीधा सी लिख सकते हो mr = nr0, और लिख सकते हो r = nr0/m। और आप ध्यान से देखेंगे ये क्या चीज था, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R था। तो मतलब जब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस = एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, उस समय करंट जो फ्लो होता है वो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब आपके पास अगला बात आता है कि हम लोग का इस मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा। तो I मैक्सिमम के वैल्यू के लिए हम लोग I मैक्स का वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, mne0 अपॉन, आपने लिखा था वहां पर क्या करना है, अपने को लिखा था, याद करोगे, mr, तो mr की जगह आप ये पूरा लिख दोगे, चाहो तो आप यहां से ये लिख दो, ये हो जाएगा nr0/m। ओके, प्लस क्या लिखेंगे, nr0 लिखेंगे, nr0 लिखेंगे। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो I max = ठीक है, आपके पास आ जाएगा, यहां से देखेंगे I max = आपका देखोगे यहां से m और m कटेगा, n और n कितना हो जाएगा, 2nr0, n कट गया, तो I max will be equal to m times of E0/2 times of R। ये एक रिलेशन निकला। उसी तरीके से एक और रिलेशन आपके पास निकलेगा कि I max = अगर आप इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में बात करेंगे तो हो जाएगा NE0/2 times of कैपिटल R। ये I max का वैल्यू होता है, जिसे आपको अच्छे से याद रखना, ये काफी सारे न्यूमेरिकल में हमारे यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, और बार बार इस वाला जो रिलेशन है, मैं इस रिलेशन को थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं, क्योंकि ये रिलेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट,
तो उस केस में सर्किट से फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो होने का कंडीशन है और इसी को हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम भी कहते हैं, जिसके बारे में अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग ध्यान में रखिए। अब इसके ऊपर बेस करके मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता देता हूं और उस इलस्ट्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, बोलता फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम गिवन दैट ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा, अगर मान लेते हैं आप सेल लेते हैं, जैसे आपने 2 सेल लिया सपोज, ठीक है, 2 सेल अगर ले लिया तो देखिएगा इसमें बता रहा है 2 सेल का एक सेल का ईएमएफ 1.5 है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा है वो हमारा 11 वोल्ट का है, 11 ओम का है। अब आप देखिएगा अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं, अगर कोई भी काम ना करूं, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना लगाऊं, तो देखिएगा नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, 1.53 हो जाएगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, ये नेट ईएमएफ आ जाएगा 3 वोल्ट और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम, जिसके कारण करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा 3/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1.5 एम्पियर आएगा। लेकिन आपको बोलता है कि नहीं, आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 30 ओम भी लगाना पड़ेगा। आप 30 ओम लगा दीजिए। अब 30 ओम लगा दोगे अगर यहां पर, तो आप देखोगे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका 1.5 एम्पियर करंट नहीं फ्लो होगा, बल्कि उससे बहुत कम करंट फ्लो होगा। तो मतलब कुल मिला के समझ में आ गया कि हमको ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें चलेगा नहीं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो नेट ईएमएफ ही हमारा हम लोग का 1.5 वोल्ट का आएगा, तो जिसके कारण 1.5 ओम का 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये सर्किट जो है जरूर हम लोग का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हमको यहां पर ये बताना है कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा। तो यहां पर सीधा सीधा आपको बता दिया है कि मैक्सिमम करंट के बारे में बता दिया। मैक्सिमम करंट का वैल्यू आपको दे दिया है 1.5 एम्पियर। ओके, साथ में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R0 जिसको लेते थे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने में, वो दे दिया 1, और सेल का ईएमएफ दे दिया है जिसको E0 बोल रहे हैं, वो आपको दे दिया 1.5 वोल्ट। ये 1 ओम का है, ये 1.5 वोल्ट का है, और R का वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 30 दे दिया है। अब आपको बोलता है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ सेल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको पता है, आपने पढ़ा था कि I max इज इक्वल टू, आपने देखा था जो I max का वैल्यू था दैट विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था ME0 by 2R, जहां पे M कितने सारे रोज को है उसको बताता था, और दूसरा आपने पढ़ा था, याद करोगे, कि I max इज इक्वल टू NE0 by 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। अब देखिए आपको M निकालना है, N निकालना है। M क्या है, नंबर ऑफ रोज, और N क्या है, एक रो में कितने सेल है। तो बस इससे ही हम लोग का आपको फाइनली निकालना है M इंटू N निकालना, मतलब टोटल कितने सेल यूज्ड हुए होंगे, क्योंकि एक रो में अगर N सेल्स है तो M रोज अगर होंगे तो M इंटू N होगा, ये नंबर ऑफ सेल्स, मतलब हमको ये निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं M और N का वैल्यू को कैसे निकाला जाए। तो I max का वैल्यू आपके पास दिया 1.5, M का वैल्यू नहीं पता, निकालना है। यहां से ये वैल्यू 1.5 दे रहा है E0 का वैल्यू, ठीक है, और साथ में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ R, मतलब 2 दे रहा है आपको यहां से, ठीक है, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखोगे यहां से अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ठीक है, जिससे अपने पास कितना आ जाएगा, M इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करोगे तो M का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये मिल गया, मतलब हम 2 रोज का यूज करेंगे। अब एक रो में कितने सेल रहेंगे वो देखना पड़ेगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे, I max इज इक्वल टू 1.5, यहां पे लिखेंगे N, और E0 की जगह हम लोग लिखेंगे यहां पर फिर से 1.5 लिखेंगे, और यहां पे 2R, मतलब 2 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग यहां से 60 लिखेंगे, सॉरी 30 लिखेंगे, जिसके कारण N का वैल्यू जो आ जाएगा वो देखेंगे यहां से 60 आ जा रहा है।
मतलब एक रो में 60 सेल होंगे और टोटल कितने रोज यूज होंगे, 2 रोज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स will be equal to 60 into 2, that is equal to 120 सेल्स का रिक्वायरमेंट होगा हमको। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस इलस्ट्रेशन, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करके। तो आप कोशिश करेंगे इसको बनाने का, इसको खुद से एक बार ट्राई करके बनाइएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।